नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी चर्चा के क्रम में हम सबसे पहले समास का अर्थ देखते हैं। तो समास का अर्थ देखिए। समास का अर्थ, समास शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है संक्षिप्त करना। जो समास जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा से हिंदी में आया हुआ है और इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। और ये जो संक्षिप्तता की जो प्रक्रिया है वो शब्दों को पास पास बिठाने से होती है, इसलिए समास नाम से जानी जाती है। और समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो सम धन आस है। सम और आस, सम समान रूप से, आसन पास में बिठाना। तो सम धन आस का अर्थ हुआ पास बिठाना। तो समास का अर्थ है पास बिठाना और इसका जो रूढ़ अर्थ है वह है संक्षिप्त करना। अब देखेंगे परिभाषा। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्द होंगे, दो या दो से अधिक होंगे और वो परस्पर संबंधित शब्द होंगे, परस्पर संबंधित होंगे। अगर संबंधित नहीं है तो वो समास नहीं हो सकता, उससे समास का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो समास के लिए आवश्यक है कि दो या दो से अधिक शब्द हो और वो परस्पर संबंधित हो। दो या दो से अधिक शब्द परस्पर संबंधित शब्द हो तो उनसे नए जो शब्द बनाए जाते हैं, उस नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रक्रिया का नाम समास है, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है। किस तरह से? परस्पर संबंधित शब्दों को पास पास रख करके, तो इसी को हम समास कहते हैं। देखिए, अब जब समास होता है तो समास के अंदर एक और पद पढ़ा जाता है जिसका नाम है समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद का बार बार समास पढ़ते समय प्रयोग किया जाता है, तो इसकी शब्दावली को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, समस्त पद क्या होता है। समास करते समय दोनों शब्दों, यानी जो समास की प्रक्रिया जब की जाती है तो समास करते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियों या योजक आदि अव्ययों का लोप होकर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। यानी कि सामासिक प्रक्रिया में जो हमें नया पद प्राप्त होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो समास करते समय दोनों शब्दों के बीच विभक्ति या योजक आदि अवयवों का लोप होकर जो शब्द बनता है, यानी जो शब्द या नया शब्द बनता है, उसे ही हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। उसे समस्त पद भी कह सकते हैं और सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। ये समस्त पद जो नया शब्द बनता है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। आगे देखेंगे समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं, यानी समास विग्रह किसे कहेंगे? जो समस्त पद होता है उस समस्त पद के सभी जो पद हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के जो सभी पद हैं उनको अलग अलग कर देना, यानी उनमें वापस अव्यय और विभक्तियों को लगा देना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे दिन रात, ये समस्त पद है और इसका विग्रह होगा दिन और रात। इसमें जो विभक्त जो योजक चिन्ह है और इसका लोप हुआ था और इसको हमने वापस लगा दिया, तो ये समास विग्रह हो गया। और जब इसको हटा दिया तो ये समस्त पद होगा। तो रात दिन समस्त पद है और दिन और रात आपके समास विग्रह हैं। पद, तो पद किसे कहेंगे? समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद। पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास रचना में जो दो शब्द होते हैं उस शब्द को पद कहते हैं। तो समास रचना जो दो शब्द है जो समस्त पद के अंदर होता है
उसमें से जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है यानी दूसरा जो शब्द होता है उस शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। तो इस समास रचना में जो दो पद होंगे, एक तो पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर शब्दावली पढ़ी है कि समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो दिन और रात है, दिन रात, ये दिन रात समस्त पद हैं, और दिन और रात है ये समास विग्रह हो गया। और यहाँ पर दिन प्रथम पद है तो इसको हम पूर्व पद, और रात दूसरा पद है, दूसरा शब्द है, तो हम उसको उत्तर पद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास और संधि में क्या अंतर है, समास किसे कहेंगे और संधि किसे कहेंगे, और इनमें क्या अंतर हो सकता है। तो इसके अंतर की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, यानी कि जब संधि होती है तो वहाँ पर वर्णों का मेल होता है। किसका मेल? वर्णों का। जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग आदि है, ये वर्ण है और इन वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है, वर्णों का मेल नहीं। किसका मेल? शब्दों का मेल। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। वर्णों का मेल जहाँ पर हो वहाँ संधि, और जहाँ शब्दों का मेल हो वहाँ पर समास होता है। आगे देखेंगे। दूसरा अंतर यह है, संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होती है। जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से आए हुए हैं, ज़्यादातर उन्हीं तत्सम शब्दों में संधि होती, जबकि जो समास है वो संस्कृत शब्दों में भी होता, तत्सम तद्भव शब्दों में भी होता, उर्दू में भी होता, हर प्रकार के शब्दों में होता है। लेकिन संधि अधिकांशतः यहाँ शब्द का प्रयोग किया, हमेशा नहीं, अधिकांशतः ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होती है, जबकि जो समास है वो समान रूप से सभी शब्दों में होते हैं। तो यहाँ पर संधि ज़्यादातर तत्सम, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत शब्दों को हमने हिंदी भाषा में लिया है वो तत्सम शब्द है, उन्हीं शब्दों में ज़्यादातर ये संधि मिलती है। और तद्भव शब्द जो शब्द है उन शब्दों में संधि कम मिलती है, मिलती तो है लेकिन कम मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संधि अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही होती है, जबकि समास संस्कृत शब्दों में यानी तत्सम शब्दों में भी होते हैं, तद्भव शब्दों में भी होते हैं, और उर्दू शब्दों में भी होते हैं, हर प्रकार के शब्दों में होते हैं। संस्कृत शब्द यहाँ पर मूलतः संस्कृत शब्द से है, तत्सम जो संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव जो हिंदी में उत्पन्न हुआ है, उर्दू जो अन्य भाषाओं के शब्द जैसे उर्दू से आए हुए हैं। फिर यहाँ पर विदेशी भाषाएं बहुत सारी, उन भाषाओं के भी जो शब्द प्रचलित हैं उनमें भी समास हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा नियम कि संधि में एकमात्र स्वर या व्यंजन का लोप होता है। जो संधि होती है उसमें एकमात्र या तो स्वर का लोप होगा या फिर व्यंजन का लोप होगा, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। समास के अंदर पदों का लोप होता है, शब्दों का लोप होता है, विभक्ति का लोप। पदों का मतलब शब्दों का लोप, विभक्ति यानी अव्ययों का लोप, अव्यय और शब्दों यानी पदों का लोप होता है, जबकि संधि में एकमात्र या तो स्वर का लोप होगा या फिर व्यंजन का या फिर विसर्ग, संधि में विसर्ग का लोप होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संधि में स्वर, व्यंजन आदि का लोप होता है, जबकि समास के अंदर विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर है। तो पहला जो अंतर था वो संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। दूसरा अंतर, संधि अधिकांश तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास सभी शब्दों में समान रूप से होते हैं। संधि एकमात्र स्वर या व्यंजन का लोप होता है संधि के अंदर, जबकि समास के अंदर विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। अगला है, संधि में समास का होना आवश्यक नहीं है। जब संधि हो तो वहाँ जरूरी नहीं है कि समास हो, जब संधि हो तो वहाँ पर समास का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समस्त पद में संधि हो सकती है। जो समस्त पद है वो संधि से ही बनेगा, दोनों जुड़ेंगे तो संधि होगी, क्या संयोग होगा, दोनों में से कुछ न कुछ तो हो गया होगा, संधि नहीं होगी तो संयोग होगा। तो जो समस्त पद है उसमें संधि हो सकती है ना, अनिवार्यता होती है संधि
या संयोग जरूर होता है, तभी तो वो जुड़ते हैं। जैसे 10 है आनंद जिसके, दशानन, तो यहाँ पर 10 और आनंद शब्द से दशानन बना है। तो यह आपके ए और ए आ मिलकर के आ हुआ है, तो यहाँ पर दशानन में संधि है, में समास दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। समास भी है दशानन के अंदर और दीर्घ संधि भी है, जबकि संधि के अंदर अगर कोई समास हो ये जरूरी नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा है संधि और समास में अंतर। आगे देखेंगे कि समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है। समास के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं और उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। हमने बड़े बड़े रूप से समास को 4 भागों में बांटा है। तो हम इन 4 भागों को किस आधार पर बांट सकते हैं? तो यहाँ पर हमने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 मुख्य भेद माने हैं। किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार। पद प्रधान किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसके आधार पर हमने समास को कितने भागों में बांटा? मुख्यतः 4 भागों में बांटा। हिंदी में जो समास है वो 6 प्रकार के पढ़े जाते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर भी पढ़े जाते हैं, और उनमें से जो मुख्य भेद हैं वो 6 मुख्य भेद के रूप में हिंदी में 6 प्रकार के समास पढ़े जाते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के भेद हैं, और उन्हीं 4 प्रकारों में से 2 प्रकार और निकलते हैं और 6 प्रकार हो जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से हिंदी में 6 प्रकारों की चर्चा करते हैं। संस्कृत के अंदर इसको पदों की प्रधानता के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पद की प्रधानता। जो प्रथम पद की प्रधानता है उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरा उत्तर पद की प्रधानता। उत्तर पद की प्रधानता में हम देखते हैं जो तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास और दिग्गु समास है, 3 प्रकार के समास यहाँ पर आते हैं। उसी तरह से दोनों पदों की प्रधानता, दोनों ही पदों में प्रधानता हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ तीसरा अर्थ निकले और वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रथम पद की प्रधानता हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास ही होगा और अन्य कोई समास नहीं होगा। और जब उत्तर पद प्रधान होगा, प्रधान का मतलब आपको पता ही है कि जब विभक्ति का प्रयोग या लिंग वचन का प्रयोग प्रथम पद के आधार पर हो तो वहाँ पर प्रथम पद प्रधान होगा, और जब विभक्तियों का प्रयोग उत्तर पद के आधार पर हो तो वहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा। और जब विभक्ति का प्रयोग दोनों ही पदों को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी दोनों पदों के द्वारा होता है, तो वहाँ पर दोनों पद प्रधान माना जाता है। और जब दोनों ही पदों द्वारा विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है तो वहाँ पर कोई तीसरा पद प्राप्त किया जाता है, तो उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर 4 भाग है। एक तो प्रथम पद की प्रधानता, दूसरा है उत्तर पद की प्रधानता, तीसरा दोनों पदों की प्रधानता और अन्य पदों की प्रधानता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 भाग तो सीधे ही हो गए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 4 प्रकार हो गए। अब तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद हैं, जिनके अंदर जो 2 मुख्य भेद हिंदी में पढ़े जाते हैं। पहला क्रमधारय समास, दूसरा द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास का हम सभी भेद यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्रमधारय समास भी पढ़ेंगे और द्विगु समास भी पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में सीधे 6 प्रकार सीधे पढ़े जाते हैं कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इस तरह से 6 समास हिंदी में पढ़े जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हिंदी में 6 प्रकार माने गए हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्रमधारय, चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व और 6 नंबर है बहुव्रीहि समास। तो ये हिंदी में 6 प्रकार और पद की प्रधानता आधार पर इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो अब इनको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए अव्ययभाव जो समास है उसका उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययभाव समास। उसी तरह से जो समास आपके उत्तर पद की प्रधानता आधार पर है तत्पुरुष समास,
क्रमधारय और द्विगु समास, इसमें से हमने उदाहरण दिया महासागर, महान है जो सागर, क्रमधारय का उदाहरण। दोनों पदों में प्रधानता दूध रोटी, दूध और रोटी। अगला है अन्य पद की प्रधानता आधार सिर फिरा, सिर से फिरा है जो, अर्थात सन की, यानी तीसरी कोई विशेषता उत्पन्न कर रहा, कोई विशेषण है इसका, जहाँ पर कोई तीसरा पद प्राप्त होता है या जिस पद का कोई विशेषण प्राप्त होता है तो उस विशेषण को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, विशेषण निकलता है। तो प्रतिदिन, यहाँ पर अवयवभाव समास, देखिए इसकी विशेषता हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिन आया हुआ है और यहाँ पर प्रति, यानी पहले अव्यय आया हुआ है और उसके बाद में दिन आया हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है, प्रति का आधार पर दिन का अर्थ निकाला जाएगा। दिन का मतलब एक दिन होता है, एक अवधि होता है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पर अर्थ अलग हो गए प्रति लगाने से। तो प्रति से दिन का अर्थ निकाला जा रहा है, केवल दिन पर्याय नहीं लिया जा रहा है, प्रतिदिन यानी कि हमेशा शब्द का अर्थ लिया जा रहा है, वो प्रति का आधार पर परिवर्तन हुआ, इसलिए हम प्रति शब्द प्रधान है, इसलिए प्रथम पद की प्रधानता है। उसी प्रकार से देखिए महाविशेषण आया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर सागर है, सागर शब्द प्रधान है और महा द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ उत्तर पद प्रधान हो गया। उसी तरह से दोनों पदों में प्रधान, दूध भी प्रधान है और रोटी भी प्रधान है, तो यहाँ पर दोनों प्रधान है, दोनों के द्वारा अर्थ लिए जा रहा है। और यहाँ सिर फिरा, न तो सिर से न फिरा से लिए जा रहा है, इसका अर्थ सन के द्वारा तीसरे पद द्वारा लिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो इन्हीं समासों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से इन समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास में प्रयुक्त जो पद होते हैं, जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, समस्त पद, समास विग्रह किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद में समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले अविभाव समास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन